नमस्कार दोस्तों मंथन आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे देखेंगे कि एक नेता हैं, हमारी बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं जिनका नाम है सुश्री मायावती। इनको बहन कुमारी मायावती भी बोला जाता है। बहन कुमारी मायावती, जैसा फोटो में आप इनको देख रहे होंगे। तो इनका जीवन भर संघर्ष बहुत अधिक रहा। संघर्ष ये महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की हैं। मिसाल यानी कि आप सोच सकते हैं भारत में महिलाओं की दशा क्या है या उस समय क्या थी, 90s या 70s, 1984 या 1917 के आसपास। तो महिलाओं की दशा जो थी वो थी ही, लेकिन महिलाओं में भी ये दलित महिला थी। दलित एक तो महिला थी और दूसरा दलित महिला थी, क्योंकि दलितों की भी बहुत ही उस समय की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसे प्रभावशाली नेता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही संघर्षशाली थी ये, बहुत ही संघर्ष भरी इनकी ज़िंदगी रही, बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी ज़िंदगी रही। इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे समाज से उभरी हैं जो आज भी हमारे यहाँ दबा कुचला है। तो इनके बारे में आज सारा कुछ हम जानेंगे, कैसे इनकी पार्टी बनी, कैसे ये मुख्यमंत्री बनी और कैसे राजनीति में आई, लास्ट तक इनका कैसे जीवन अभी तक चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो फ़ोटो दिख रही है दोस्तों, ये फ़ोटो है इनके बर्थडे की। ये इनका क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि जब भी ये अपना जन्मदिन मनाती थी तो बहुत ही शान शौकत से मनाती थी, बहुत ही भयानक तरीके से मनाती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा माला पहनी है, तो ये माला नोटों का माला है, नोटों का माला है। तो ये ऐसे ही अपना बर्थडे मनाती थी। ये अपने ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करती थी और इनका मानना था कि तो मरने के बाद क्या होगा, जो करना है अभी कर लिया जाए। ये ऐसी नेता थी। इनका एक रीज़न और भी था, क्योंकि ये दबे कुचले जो वर्ग होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हम थोड़ा सा दिखावा करें। तो उसी तरीके से इनका ये भी था कि ये बर्थडे बहुत शान शौकत से मनाती थी। तो चलिए इनके बारे में बहुत कुछ जानने को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो जन्म था वो इनका जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था और ये इनका पूरा परिवार दिल्ली में रहा करता था। इनके फादर जो थे वो दिल्ली में रहा करते थे, तो उनके साथ ये भी रहा करती थी। और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली थी। कोई बहुत ज़्यादा ये लोग गरीब भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा भी नहीं था। इनके फादर थे, तो फादर इनके पोस्ट ऑफिस में जॉब किया करते थे। पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, क्लर्क की जॉब। तो जो भी पैसा आता था उससे अपना घर चलाते थे। और ये मायावती के पठन पाठन पर काफ़ी जोर दिया करते थे और मायावती ने उनके सपने को साकार भी किया है आगे चल करके, क्योंकि इनका मानना था कि इनका सपना था कि हमारी बेटी कुछ ऑफिसर वगैरह बने। तो आगे इनकी पढ़ाई चलती रही। पढ़ाई चलने के बाद इन्होंने बीए भी किया। आगे के क्रम में बीए किया। 1975 में इनका बीए कंप्लीट हो गया, बैचलर डिग्री। फिर आगे चलकर इन्होंने एलएलबी भी किया। ये लॉ की पढ़ाई भी की, कानून भी जानती थी ये, ठीक है। बाकी ये आईएएस की स्टूडेंट भी थी। ये आईएएस की तैयारी करती थी, क्योंकि इनका जो बचपन था, बचपन में ही इनका एक एम था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। इनका कोई भी ये नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा उनका क्योंकि ये एक्टिव तो थोड़ा रहती ही थी, क्योंकि आईएएस की तैयारी करती थी, तो जानकारी इनको सारी थी ही। और ये भीमराव अंबेडकर से भी काफ़ी प्रभावित थी, तो उनके भी जीवन का काफ़ी योगदान था इनके चरित्र पर। तो वैसे तो इनका कोई विचार नहीं था पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन एक घटना हुई इनके जीवन में जो इनके पूरे भविष्य को बदल करके रख दिया। कह सकते हैं इत्तेफाक कह लीजिए या फिर घटना कह लीजिए, कि जो कि ऐसी घटना जो इनके पूरी ज़िंदगी को ही बदल दिया, इनके पूरे जीवन को मोड़ दिया। वो घटना है 1977 की, 1977 की ये घटना है। यहाँ पर एक बीजेपी लीडर थे उस समय, जनता पार्टी थी, बीजेपी तो हुआ नहीं करती थी उस समय, जनता पार्टी हुआ करती थी। तो जनता पार्टी की एक सभा चल रही थी, एक उनकी पार्टी मीटिंग हो रही थी, कह रहे जनसभा हो रही थी। तो उस जनसभा कौन कर रहा था? राजनारायण कर रहे थे। राजनारायण जी बहुत बड़े नेता थे, जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे।
तो उन्हीं की ये सभा थी, उनका स्पीच चल रहा था, वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो संबोधन के क्रम में एक बोली, मायावती जी बोली कि हमको भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। तो इनको लगा कि हमारे ही बारे में कुछ बोला जाएगा राजनारायण जी ने, तो इनको बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि ये उस समय 21 साल की थी और काफ़ी यंग थी और ये काफ़ी मुखर बोलती थी। तो उस समय लगा कि लोग क्या बोलेगी ये लड़की, देखते हैं। तो दरअसल उन्होंने जब अपना स्पीच स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने इस शब्द से स्पीच स्टार्ट किया कि जो सभा थी, जनता पार्टी की सभा थी, जो उसमें बार बार नेता एक के बाद एक स्पीच दे रहे थे, उसमें दलितों के उत्थान की बात तो की जा रही थी, लेकिन बार बार एक शब्द का संबोधन किया जा रहा था, वो था हरिजन। हरिजन हरिजन शब्द तो कोई संवैधानिक शब्द है नहीं, हरिजन तो SC ST को हरिजन शब्द तो गांधी जी ने दिया था। और दोस्तों, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों में कुछ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी था, क्योंकि हरिजन गांधी जी ने नाम दिया था, इसलिए आज भी SC ST के जो समाज के लोग हैं वो भी गांधी जी से चिढ़ते हैं, क्योंकि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में मनमुटाव या मतभेद हुआ करता था, लेकिन उस स्तर का नहीं था उस समय, लेकिन उसको आज भी लोग मानते हैं। तो उस सभा में हरिजन शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले अपने भाषण में यही कहा कि ये जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग तो कहीं है नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान में तो हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं है, तो आप लोग ऐसा हरिजन शब्द क्यों संबोधित कर रहे हैं? अगर करना ही है तो आप SC और ST करिए। तो ऐसा कहना, उनका मानना ये था कि हरिजन बोलना SC और ST को, ये हमारा अपमान है, ये बेचारी की भावना, जैसे हम पे दया की जा रही है, ऐसा लगता है हरिजन बोलने से। तो यहाँ से उन्होंने अपना काफ़ी आक्रामक भाषण स्टार्ट किया और ऐसा उन्होंने स्पीच दिया कि लोग, वहाँ जितने लोग बैठे थे, दंग रह गए कि ये क्या बोल रही है लड़की। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच दिया इन्होंने। तो वहाँ पे चूँकि जहाँ पे ये सभा चल रही थी, वहाँ पे SC कम्युनिटी ज़्यादा थी, शायद इसीलिए चुना हो मायावती जी ने इस जगह को। और जो जनता पार्टी की सरकार थी वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती थी SC समुदाय में, तो वहाँ पे समुदाय SC ज़्यादा था। और जब एक SC महिला, दलित महिला ये बोल रही थी, तो लोगों पर बहुत ही उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस जैसे ही इनका भाषण कंप्लीट हुआ या फिर बीच बीच में ही जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। काशीराम इनके जो नेता थे, उनका जो भी नेता थे उस समय जनता पार्टी के, सबको ये नारा लगने लगा कि जनता पार्टी मुर्दाबाद, ये सारे नारे लगने लगे। तो उस समय काफ़ी इनका बड़प्पन, काफ़ी बड़ाई हुई, इनकी मायावती की काफ़ी बड़ाई हुई उस समय। तो बाकी सब लोग तो चले गए, तालियां खूब बजी, स्टैंडिंग एवोशन मिला इन लोगों को, मायावती को, तो काफ़ी इनकी सराहना भी हुई। तो बाकी जब मीटिंग ख़त्म होती है, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब तो चले गए, जनता पार्टी पर तो बुरा प्रभाव पड़ा ही पड़ा, नाराज़गी तो थी ही, लेकिन उस समय कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी निगाह मायावती पर टिक गई और उनको उनकी बातें चुभ गई, या कहते वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था काशीराम। काशीराम, इनको कह लीजिए मायावती अपना राजनीतिक गुरु भी मानती हैं। तो उस सभा में जो काशीराम जी थे वो काफ़ी प्रभावित हुए मायावती से, और उनको लगा कि ये वो महिला है या ये वो लड़की है जो दलित समुदाय के लिए कुछ कर सकती है, या इसकी वाणी में ऐसी प्रखरता है कि ये इसके बोलने का प्रभाव हमारे समुदाय में अधिक पड़ सकता है। ठीक है, काशीराम काफ़ी ही अच्छे नेता थे, कह सकते हैं काफ़ी आक्रामक नेता थे। ये दलितों के उत्थान की बात किया करते थे, और इनका मानना था कि दलितों को अगर सम्मान पाना है तो उनको सब कुछ करना पड़ेगा, यानी कि उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, उनको ब्यूरोक्रेट्स में आना पड़ेगा, उनको शासन प्रशासन में आना पड़ेगा, उनको शिक्षित होना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, जज बनना पड़ेगा। तो ये उनका मानना था।
तो उनको लगा मायावती में कुछ उनके पार्टी का, कुछ उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, तो उनको लगा कि हाँ ये कुछ काम बन सकता है उस समय, क्योंकि काशीराम जो सभा लेकर के चल रहे थे, जो पार्टी लेकर के चल रहे थे, उसका उस समय कोई जनाधार नहीं था, कोई उतना मान्यता उसकी नहीं थी। तो जब उनको लगा कि मायावती अगर शामिल होती हैं तो कुछ आगे बात बनेगी, ये उस समय की केवल बात थी। तो मीटिंग खत्म होती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। काशीराम से भी बस एक वैसे आम मुलाकात ही होती है मायावती से, सब अपने अपने घर चले गए। तो इनके दिमाग में बात खटकती रही, काशीराम जी के दिमाग में ये बात खटकती रही, और वो अगले दिन का इंतजार भी नहीं कर सके, ये पहुंच गए मायावती जी के घर। गए, रात में घंटी बजाया और गेट जब खोले इनके पिताजी, तो काशीराम को तो जानते ही थे इनके पिताजी, तो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि इतने बड़े नेता पहली बार इनके घर आए थे, तो काफ़ी सारे डरे हुए भी थे कि ऐसा क्या हो गया कि ये यहाँ आए हैं। लेकिन जब वो आए तो बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि हम इनसे प्रभावित हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बातें हुई, बैठ के डिनर वगैरह हुआ। तो उन्होंने मायावती जी को बुलाया कि बताया, जैसे भी आप जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आता है और बच्चे अगर हैं घर में तो उनको बुलाता है कि क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, उसी भावना से इन्होंने भी पूछा कि अभी आप क्या कर रही हैं, आप क्या करती हैं, जीवन में क्या बनना चाहती हैं। तो सारी चीज़ें बातचीत हुई उनकी। तो उन्होंने बताया कि अभी मैं बीएड की हूँ, तो घर चलाने के लिए टीचिंग भी कर लेती हूँ, और मैं एलएलबी भी कर रही हूँ, दिन के समय मैं एलएलबी की क्लास ज्वाइन की हूँ, और मैं आईएएस की तैयारी भी कर रही हूँ। ठीक है, ये उसने बताया। तो मतलब काफ़ी मेहनत करती थी, टीचिंग भी करती थी, एलएलबी भी कर रही थी उस समय, और आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जो किया, आप आईएएस बनना चाहती हैं, तो आईएएस बन के क्या करना चाहती हैं। तो इन्होंने बोला कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तब इसी बात को काशीराम जी ने पकड़ा और बोला कि अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे दूं या फिर ऐसा बना दूं कि आपके पीछे कई आईएएस अधिकारी या फिर पीसीएस अधिकारी, कई सारे ऑफिसर आपके आगे पीछे टहलेंगे, या फिर आपके कहने पर चलेंगे। तो इन्होंने बोला भाई आश्चर्य होकर ऐसा क्या हो जाएगा हमारे जीवन में। तो इन्होंने अपना सारा पूरा प्लान बताया कि आपको ऐसे ऐसे राजनीति में आना है, तो अगर आप आईएएस बन भी जाते हैं तो आप भले ही अपना मकसद सोच रहे हैं, लेकिन आपको सरकार के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने सारी चीज़ें और सारी मजबूरियां समझाई, क्योंकि काफ़ी वो पहुँचे हुए आदमी थे, वो समाज से जुड़े हुए थे, तो वो सारी चीज़ें जानते थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो ऐसा जब उन्होंने ऑफर किया मायावती को, तो मायावती का थोड़ा सा रुझान तो हुआ, लेकिन उनके पिताजी जो थे प्रभुदास जी, ऐसा करने से उन्होंने रोका। उनके सामने तो नहीं रोक पाए, लेकिन रोका हाँ कि ऐसा मत करो, कि हाँ चलो भाषण वगैरह तो ठीक है दे दिया करना, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, राजनीति में आना ठीक बात नहीं है। तो लेकिन मायावती जी ने माना नहीं, अपने पिताजी से लड़ करके या फिर उनके खिलाफ जा करके वो काशीराम जी के साथ चली जाती हैं, और वो पार्टी में शामिल हो जाती हैं। मतलब जगह जगह जाने लगी, सभाओं में जाने लगी, लोगों के बीच में जाने लगी, और आगे चल करके वो इनके करोल बाग में, ये जो दिल्ली है, दिल्ली का करोल बाग है, करोल बाग में इनका ऑफिस हुआ करता था काशीराम जी का। तो उसी ऑफिस में ही ये शिफ्ट हो गई, ऑफिस में ही शिफ्ट हो गई, घर भी नहीं जाती थी, तो वहीं रह के काम किया करती थी, पढ़ाई भी वहीं से किया करती थी, सारा काम वहीं से करने लगी। तो आपको जैसे मैंने बताया कि काशीराम जी काफ़ी एक्टिव नेता थे, तो उनका मानना ही यही था कि अगर हमको अपने समाज के लिए, क्योंकि मायावती भी समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, और काशीराम का उद्देश्य तो था ही, काफ़ी लंबे समय से वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने समाज के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको कुछ करना है तो हमको ऑफिसर तो हम बनना ही बनना है, लेकिन ऑफिसर के साथ साथ हमको सब कुछ करना पड़ेगा, नेता भी बनना पड़ेगा ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा करके इन्फ्लुएंस किया मायावती जी को, और मायावती जी को बात समझ में बाद में आई भी। तो चलता रहा ऐसे माहौल कुछ दिनों तक। बाद में जब एक डेट याद रखिए 1984, 1984 में एक पार्टी बनाई गई, बीएसपी नामक पार्टी। किसने बनाई? काशीराम जी ने। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी नामक एक पार्टी बनाई, जिसका अब खुद चेहरा नहीं बने, उसका चेहरा बनाया मायावती जी को।
ठीक है। मायावती जी को उठाने में काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है, यही उनके सब कुछ है कह लीजिए। अगर ये नहीं होते तो शायद आज मायावती भी नहीं होती, ठीक है। तो 1984 में पार्टी तो बन गई, लेकिन उतना जनाधार नहीं था इनका, मायावती का जनाधार नहीं था उतना, क्योंकि पार्टी फंड वगैरह नहीं था, तो उतना प्रचार भी नहीं हो पाता था गांव गांव। तो जब मायावती शुरुआत में चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से ही जीतना शुरू की, नहीं, वो जब चुनाव लड़ी तो 3 बार लगातार चुनाव हारी थी। पहली बार वो कैराना से लड़ी थी, हार गई, बिजनौर से लड़ी थी, हार गई, फिर हरिद्वार से उन्होंने ट्राई किया, वहाँ से भी ये हार गई। तो ऐसा नहीं है हार मान ली, 3 बार हारने के बाद भी अपनी हिम्मत ये नहीं हारी, और 1989 में चुन करके ये आई बिजनौर से 1989 में ये जीत करके आई। उस समय 1984 में जब बसपा पार्टी बनी थी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, तो 2-3 नारा बहुत फेमस हुआ करता था उस समय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। मतलब उनका, काशीराम का ये मानना था कि 70 से 80% भारत में जो जनसंख्या है वो SC और ST है और OBC है, तो वो हमें क्यों ना वोट दें, क्यों वो दूसरी पार्टी को देते हैं। तो ऐसी उनकी मानसिकता थी। तो बहुत नारा ये प्रचलित था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। और एक नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। ऐसे ढेर सारे नारे उस समय लगा करते थे, ताकि बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता बढ़ सके, बस इतना ही था। लेकिन उनका एक मकसद था, जो निगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है, कि काशीराम जी का अपनी पार्टी उठाने का बस एक ही मकसद था कि उन्होंने दलितों को उठाने का तो प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं वो दलितों को सवर्णों से लड़ा भी बैठे थे, कि वो हमेशा थोड़ा सा भड़काऊ भाषण दिया करते थे सवर्णों को खिलाफ। शायद ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ, और आज भी नहीं साबित हो सकता है ये अच्छा, कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो काशीराम जी का ये एक विज़न मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सारी मायावती की सारी कहानी ही काशीराम जी के छत्र छाया में ही चल रही है। आगे चल के वो 4 बार CM भी बनती हैं। तो अब इनकी थोड़ा सा हम कालखंड देख लेते हैं, जो 4 बार ये CM बनी है, कैसे कैसे बनी है और कैसे कैसे इनका कालक्रम रहा है, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। तो एक घटना याद रखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि 1992 की एक बहुत बड़ी घटना है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, ठीक है। बाबरी मस्जिद को 1992 में गिरा दिया गया, और जो जनता पार्टी की सरकार थी उनके CM को बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो 1993 में चुनाव होने थे, 1993 में चुनाव होने थे। उस समय एक पार्टी और उभर कर आ रही थी, जिसके नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी बायोग्राफी मैंने पिछले वीडियो में कवर की है, तो आप देखिएगा। तो 1993 में वो भी काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी जनता तक पहुंचते थे, साइकिल से जाते थे, जन नेता कहे जाते थे, वो भी काफ़ी एक्टिव हो चुके थे उस समय। तो 1993 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में उस समय 425 सीटें हुआ करती थी। उत्तराखंड और यूपी एक ही हुआ करता था, उस समय एक ही में था। तो इस समय 425 सीटों अगर सीट है, तो उसको माना जाता था 213 सीट जिसकी आएगी वही बहुमत होगा। तो इस समय उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां थीं जो चल रही थी टक्कर में। एक तो थी बीजेपी पार्टी थी, और दूसरी थी कांग्रेस, और तीसरी थी सपा, और चौथी थी बसपा। इस समय बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, इसका जनाधार काफ़ी था। राम मंदिर के चलते बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बावजूद, इनकी सरकार को बर्खास्त किए जाने के बावजूद भी 177 सीटें मिली थी। सपा को भारी सीटें 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को काफ़ी कम सीटें मिली हुई थी। उस समय कांग्रेस का जनाधार खत्म होता दिख रहा था उत्तर प्रदेश में। तो 2 पार्टियां काफ़ी उभरी। सपा का तो मान लीजिए चल रहा था कि हाँ हो सकता है सपा ज़्यादा सीट पाए, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था किसी को कि बसपा इतनी ज़्यादा सीट पा जाएगी। बहुजन समाज पार्टी 67 सीट लेकर के आई, जो कि CM तो नहीं बनी, CM तो बने मुलायम सिंह यादव। तो लेकिन इनका जो ये था कि 67 सीट जो पाई थी ये मायावती, ये काफ़ी लोगों को ये चुभ रहा था कि नई पार्टी बनी है, और इतने कम समय में इतना सीट लाना कोई मामूली बात उस समय नहीं था। तो
उस समय बीएसपी और सपा दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं और मुलायम सिंह उस समय सीएम बनते हैं। तो इसकी कहानी हम सारा पिछले वीडियो में कवर किए हैं, जो मुलायम सिंह यादव की बायोग्राफी हमने कवर की है। तो मुलायम सिंह जी की सरकार चल रही थी 1993 में। आगे एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको राजनीतिक काला दिन भी कहा जाता है। ऐसी घटनाएं राजनीति में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जबकि ये हमारे हुआ, लेकिन हुआ ये हमारे इतिहास में है ऐसी चीज़ें। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसके लिए मुलायम सिंह यादव जी को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इतने कद्दावर नेता होते हुए भी इतने घिनौना काम इन्होंने करवाया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जबकि ये राजनीति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको बोला जाता है गेस्ट हाउस कांड। लखनऊ में एक गेस्ट हाउस है, उसमें ये कांड हुआ था, तो उसी के नाम से जाना जाता है गेस्ट हाउस कांड। देखते हैं उसमें क्या हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि काशीराम जी की तबीयत कुछ बिगड़ रही थी। वो हॉस्पिटल में थे लखनऊ में और उन्होंने मायावती जी को बुलाया मिलने के लिए। तो मायावती जी गई कि मिलने तो उन्हीं के पास थी ही, क्योंकि उनसे काफ़ी जुड़ाव था, उनके गुरु थे, काफ़ी दुखी भी थी उस समय क्योंकि काशीराम जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब गई मायावती जी काशीराम जी के पास, तो काशीराम जी ने एक सीधा सवाल उनसे पूछा कि क्या तुम सीएम बनना चाहती हो, कि क्या तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगी। तो उस समय तो उनको लगा कि ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला शायद कि नहीं बनना है मुझे, ये ऐसा कुछ, एक उनकी बायोग्राफी किताब है उसमें ऐसा लिखा गया है। लेकिन क्योंकि इस भावना से कि नहीं ये तो बेकार की बातें हैं, ऐसा तो संभव नहीं है, तब काशीराम जी ने इनको एक लेटर दिखाया। और लेटर किसका था? बीजेपी का लेटर था। क्या लेटर था वो? उसमें लेटर में ये लिखा हुआ था कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, मायावती को सपोर्ट देते हैं, आप सीएम बनिए। ठीक है, मतलब कि जो बीएसपी और सपा के साथ गठबंधन था उसको तोड़ने की बात ये कर रहे थे बीजेपी, और इनको बोल रहे थे कि हम आपको सपोर्ट देते हैं। उधर आपने सपोर्ट दिया है मुलायम सिंह जी को, तो आपकी सरकार तो नहीं बनी है, मायावती जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनी है, बने मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह यादव ही हैं। तो लेकिन हम आपको सीट देते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, जबकि 67 सीटें थी इनकी, मायावती की, और बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ऑफर दिया गया कि सीएम आप बनिए। तो मायावती को लगा कि हाँ ठीक बात कह रहे हैं। तो उस समय राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के मोतीलाल वोरा जी। तो उनके पास गई मायावती जी, गई और उनको 2 लेटर दिखाई। एक लेटर था बीजेपी की सपोर्ट का लेटर कि बीजेपी हमको समर्थन दे रही है, और दूसरा लेटर था हम सपा से सपोर्ट वापस ले रहे हैं, यानी कि अब हम सपा से अपना सपोर्ट खींच रहे हैं और हमारे पास ये सबूत है, ये लेटर है कि बीजेपी हमको सपोर्ट कर रही है और हम मुख्यमंत्री का दावा पेश करते हैं, मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करते हैं। ठीक है, तो ये गेस्ट हाउस कांड की घटना का डेट याद रखिएगा, 2 जून 1995। ठीक है, तो उस समय मायावती बनी भी, सीएम बनी भी। 2 लेटर जब उनको दिखाया तो दावत, तो राज्यपाल जी ने कहा हाँ ठीक है, इस पर चर्चा की जाएगी। जब 2 लेटर उनको दिखाया गया तो आगे हम देखते हैं गेस्ट हाउस कांड क्या था। तो गेस्ट हाउस कांड तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, फिलहाल फिर से इस वीडियो में बता देते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव को ये बात पता चली, मुलायम सिंह यादव को, तो वो बाहुबल काफ़ी कद्दावर नेता थे और वो काफ़ी गुस्सैल टाइप के थे, गुस्सैल नेता थे थोड़ा सा वो, तो गर्म खून के नेता थे। तो उनको लगा कि एक कैसा हो सकता है, इन्होंने क्यों अपना सपोर्ट वापस ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने सारे कानूनी व्यवस्था को ताक पर रखते हुए अपने बाहुबली नेताओं को, बाहुबली लोगों को, अपने गुंडों को इन्होंने भेजा गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे मायावती ठहरी हुई थी। वहाँ पे गए ये लोग, काफ़ी भारी संख्या में गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, मारने की भी धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, मतलब काफ़ी कुछ वहाँ पर नौटंकी की गई।
जिससे कि अब ये राजनीति के लिए बहुत ही खराब दिन था, बहुत ही काला दिन कहा जा सकता है। ठीक है, नहीं हाँ इतना जरूर है कि नेताओं को पकड़ पकड़ के वहाँ से उठा लिया गया। मुलायम सिंह जी का आदेश था कि जितने भी वहाँ पे विधायक छुपे हुए हैं सबको पकड़ के लाया जाए ज़बरदस्ती। और उस समय विधायक लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सादे पेपर पर साइन कर दिया। सादे पेपर पर मुलायम सिंह जी के से इतना खौफ था कि सादे पेपर पर उनका साइन ले लिया गया और मायावती जी ने गेट उस समय नहीं खोला। शायद कुछ लोग कहते हैं कि अगर उस समय मायावती जी गेट खोल देती तो इनकी जान भी जा सकती थी। तो आगे आते हैं, दंगा हो पूरा दंगे का रूप ले लिया वो घटना। तो आगे डीएम को बुलाया गया, डीएम आए वहाँ पे और लाठीचार्ज करवाया बाकायदा। और लाठीचार्ज करने के बाद उन सारे जो उनके बाहुबली थे उनको भगाया भी गया और मायावती को बोला गया कि आप बाहर आ जाइए। लेकिन मायावती उस समय इतनी डरी हुई थी कि तब भी वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था कि मुझे मार दिया जाएगा ऐसा। तो सच में अगर शायद ही दरवाज़ा अगर खुला होता तो उनको मार ही दिया। डीएम ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन रातों रात उनका ट्रांसफ़र भी करवा दिया गया ऐसा था। उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा है कि डीएम उसमें कौन थे, लेकिन हाँ उनका रातों रात ट्रांसफ़र भी करा दिया गया था। ठीक है, फिलहाल बीजेपी ने सपोर्ट दिया इनको और ये सपा से सपोर्ट वापस ले ली और मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 1995 में 1995 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बनी 137 दिन के लिए। ठीक है, 137 दिन के लिए ये पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं बीजेपी के सपोर्ट से। आगे क्या हुआ, 137 दिन की इनकी सरकार थी, ये 3 जून से 18 अक्टूबर तक इनकी सरकार थी। तो जब भी मायावती का कार्यकाल रहा, जब भी ये मुख्यमंत्री रही, 2-3 काम इन्होंने बहुत कराया। एक तो नए जिले का निर्माण करवाया बहुत कुछ, जैसे भी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर जिला हुआ, तो जिले का निर्माण भी कराया। और इन्होंने जिले का नाम भी बदला। जैसे आज की सरकार नाम बदल रही है वैसे फटाफट मायावती जी भी नाम बदलती थी। तो ये 2 काम बहुत तेज़ी से कि नाम बदली और नए जिले का निर्माण कराया इस कार्यकाल में। तो आगे 97 में फिर इनकी सरकार बनी, फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं और 21 मार्च से 20 सितंबर तक, बहुत लंबा समय नहीं रहा लेकिन हाँ ये भी बनती हैं मुख्यमंत्री, दूसरी बार बनती हैं। तो इस बार जब वो मुख्यमंत्री बनी तो SC/ST के लिए, SC/ST कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, या फिर बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही उम्दा काम किया उनके लिए, क्योंकि एक व्यवस्था ला दी, पट्टा व्यवस्था। गांव में पट्टा दिया जाता है, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन को लीज पर दिया जाता है। ठीक है, लीज पर ज़मीन को दे दिया जाता है, उसको पट्टा बोला जाता है। तो पट्टा व्यवस्था इन्होंने ही लेकर के आई थी ये जब दूसरी बार CM बनी थी तो। और इनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगते हैं कि ये पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, इनके मूर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ये बनवा दी थी, लखनऊ वगैरह में हर जगह मूर्तियाँ बनवाती थी। बर्थडे अपना बहुत शानदार आलीशान मनाती थी, तो उन सब में जो पैसा खर्च होता है काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो वो सब भ्रष्टाचार, इनका नाम भी आया था बाकायदा भ्रष्टाचार की लिस्ट में। ठीक है, तो बाकी एक बार और मुख्यमंत्री ये बनती हैं 2002 से 2003 में ये बनी, दोबारा मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार जब भी मुख्यमंत्री बनी। बाकी तब भी इनकी कोई खास सीट नहीं आई थी, लेकिन हाँ जब 2003 में चुनाव हुए, जब ये चौथी बार CM बनी 2003 में जब चुनाव हुए तो तब इनकी जो सीट आई थी वो आई थी 206 सीट, 403 में से 206 सीट आई थी, यानी कि ये इनके दम पर, अकेले के दम पर ये सरकार बनाई। ठीक है, बाकी 2002 से 2003 तक ये CM तो बनी रही, तो 2003 के बाद मुलायम सिंह जी CM बन गए थे 2003 से 7 तक। तो 2003 से मुलायम सिंह जी का कार्यकाल रहा था और 2007 से 12 तक कंप्लीट कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा किया, 206 सीटें, भारी सीटें लाई थी। बाकी 2012 के बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 17 तक, 17 के बाद तो अब योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल चल ही रहा है। तो देख लेते हैं, जब ये इनका 2007 से 12 तक कार्यकाल रहा तो ये इन्होंने, क्योंकि काम करने का इसी में इनको ज़्यादा मौका मिला, तो इनकी कार्य करने की जो शैली थी वो काफ़ी अलग थी। इनको काफ़ी लोग प्रशंसा भी करते हैं कि क्योंकि इनका ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत भरोसा था, ऑफिसर पर इनको बहुत भरोसा था, इनके जो पुलिस अधिकारी DM SP इन पर बहुत भरोसा हुआ करता था।
तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनका काफ़ी तारीफ की जाती है। यहाँ तक कि इनके जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी पार्टी वगैरह हैं, वो भी इनके लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करती हैं कि मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है। इनके राज्य में जितने क्रिमिनल, माफिया, डॉन, ये सब जेल में डाल दिए जाते थे, सबसे पहले काम ये यही करती थी कि जितने माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, इनको जेल में डालो। सबसे पहला काम राजा भैया के तो ये पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो और काफ़ी शहरों का नवीनीकरण भी किया, गांव का भी काफ़ी सुधार किया इन्होंने। इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी सर्वाधिक रही, 17% का, इतना आज तक नहीं हो पाया है। तो काफ़ी इनके कार्यकाल को अच्छे कामों के लिए भी जाना जाता है। बाकी महिलाओं के लिए भी इन्होंने कानून बनाया था, महिला सुरक्षा के लिए, और एक योजना भी शुरू की थी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, ग्राम के विकास के लिए भी योजना शुरू की थी। एक जो एक्सप्रेस वे अभी उद्घाटन हुआ था इसका, यमुना एक्सप्रेस वे जो आगरा से दिल्ली जाता है, यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस के का भी इनका ही वो प्रोजेक्ट है। और इन्होंने जो लखनऊ राजधानी थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उसकी दशा को बदलने का जो कार्य किया वो मायावती ने ही किया। इन्हीं ने सारा कुछ बदल के रख दिया था अपने कार्यकाल में, इनके लिए इनको जाना जाता है। तो बाकी इन पर करप्शन का भी चार्ज लगा है, काफ़ी करप्शन का चार्ज लगा है कि जो ये काम करवाती हैं, भव्य मूर्तियाँ बनवाती हैं, इसमें इनके पास पैसा जाता है, ऐसा इनके ऊपर आरोप भी लगा हुआ है। ठीक है, बाकी 2012 में इनकी सरकार गिर गई थी, इसी आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में ही इनकी सरकार गिरी थी। और इनकी सरकार के बाद तब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। बाकी इतना सब कुछ होने के बाद, गेस्ट हाउस कांड होने के बाद भी 2019 में महागठबंधन बनाया गया था, और महागठबंधन में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती और मुलायम सिंह की पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी साथ में थी। यानी कि गेस्ट हाउस कांड के बाद ऐसा होना संभव नहीं था, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो शायद इनको रहा हो कि हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, इसलिए इन्होंने गठबंधन में हिस्सा लिया था। बाकी गेस्ट हाउस कांड के बाद तो मायावती और मुलायम सिंह जी में संबंध काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था। बाकी एक इनके नेता थे नाजिमुद्दीन भी इनके ऊपर आरोप लगाया कि हमसे 50 करोड़ रुपए मांग रही थी ये, 50 हजार करोड़ रुपए पार्टी फंड के रूप में मांग रही थी कि अगर आप दोगे नहीं तो ऐसे काम कैसे चलेगा। तो ऐसे इनको पार्टी से निकाल भी दिया था इन्होंने। जब वो पार्टी से निकाल दी थी इनको, नाजिमुद्दीन को, तो काफ़ी इनकी बुराई भी आकर के किए थे ये, क्योंकि इनका कहना था कि हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी बेटी तक को कुर्बान कर दिया है, लेकिन मायावती ने तब भी हमको नहीं बख्शा, निकाल दिया अपनी पार्टी से। तो बेटी का ये ऐसा था कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, और ये बोल रहे थे नाजिमुद्दीन कि मुझे जाना है क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो नहीं, बोली कि अरे वो सब तो चलता रहता है, बेटी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद जाने नहीं दिया था इनको, और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद भी ये काफ़ी राजनीतिक स्थिरता ला दिए थे अपने अंदर, राजनीति से थोड़ा सा कट के रहते थे। लेकिन इनको मायावती जी ने बोला जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए, ऐसा होता रहता है राजनीति में, आप छोड़ दीजिए, आप राजनीति में एक्टिव हो जाइए। लेकिन ऐसा उनको उस समय ठीक समय था, और वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इनको पार्टी से मायावती जी ने निकाल भी दिया था। ठीक है, तो ये थी पूरा मायावती की कहानी कि कैसे कैसे उनका संघर्ष था। हाँ, कुछ भी हो उनके बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन हाँ, एक महिला होकर के इतने बड़े पद पर पहुंचना, इतना संघर्ष करना, क्योंकि कदम कदम पर उनको जात सूचक शब्द का प्रयोग का सामना करना पड़ता था, और क्योंकि वो दलित थी और महिला भी थी, तो उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। तो इनकी जीवन से हमको एक सीख ही मिलती है कि हाँ, कैसे भी करके हमको आगे बढ़ने का, अगर बढ़ने की चाह है तो हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मायावती जी की पूरी कहानी। देखते रहिए मंथन IQ।